डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट। आइए शुरुआत करते हैं। तो बहुत से पदार्थों को हम लोग बहुत तरह से विभाजित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो वे यौगिकों का निर्माण करते हैं, और उन यौगिकों को हम लोग कई तरह से वर्गीकृत करते हैं। अनेक लोग अनेक तरह से वर्गीकृत करते हैं। उन यौगिकों के वर्गीकरण का एक यह भी तरीका है। इस तरीका के अनुसार हम उनको 3 भाग में बांटते हैं। ये विभाजन है अम्ल, क्षारक और लवण के रूप में। अम्ल यानी एसिड, क्षारक यानी बेस और लवण यानी साल्ट। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। अम्ल शब्द का अंग्रेजी आप जानते हैं एसिड होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है खट्टा। इसीलिए अम्ल की परिभाषा शुरू में ये दी गई कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। और कुछ हद तक यह बात सत्य भी है, क्योंकि अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते भी हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने अम्ल को अनेक तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन जो परिभाषा सर्वप्रचलित सर्वमान्य है वह है महान वैज्ञानिक आर्हेनियस की परिभाषा। उनके अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो जल में घुलकर या जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं। एक ध्यान देने की बात है, बहुत ही मार्केबल बात है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। यह जल के एक अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। यानी कि जब हाइड्रोजन आयन जल के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसको रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझिए। स्क्रीन पर देखिए, H+ प्लस H2O, तीर के निशान के बाद H3O+। ये जो ऊपर आप प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो आप प्लस का चिन्ह देख रहे हैं ये आवेश को दर्शाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये आपका पानी, जल है, जिसको वाटर भी कहते हैं। और ये हो गया आपको यहाँ जो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। ये ऊपर का प्लस जो होता है वो आवेश को दर्शाता है, और बीच वाला प्लस जो है ये आपको यहाँ पर का ये आपको संयोग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए H2SO4, यह एक अम्ल है। जब इसको हम पानी में घोलते हैं यानी H2O में, तो ये हो गया आपका H2SO4 + H2O। इससे आपका बना क्या, ये देखिए हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये आपका SO4- बन गया। ये प्लस आवेश हो गया, यहाँ पर ये प्लस आवेश हो गया, और यहाँ पर ये माइनस आवेश हो गया। ये हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आपका ये चीज हो गया, H+ आयन हो गया। तो इस तरह से ये साबित हो गया इस परिभाषा के अनुसार कि आपका H2SO4, जिसको गंधकाम्ल हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको लोग देहाती भाषा में गंधक का तेजाब भी कहते हैं, ये आपको एक अम्लीय पदार्थ है। अब हम अम्लों का वर्गीकरण पर विचार करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात करेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्लों का पहला प्रकार है
उसका नाम है कार्बनिक अम्ल। अम्लों का पहला प्रकार कार्बनिक अम्ल है। तो प्रकृति में उपलब्ध अम्ल जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, वैसे पदार्थों को हम लोग कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अधिकांश कार्बनिक अम्लों की शक्ति जो है वह बहुत ही मंद होती है। यहाँ ध्यान देने की बात है आपको कि कार्बनिक अम्ल जो होता है वह आपको पेड़ पौधों और जीव जंतु इससे प्राप्त होते हैं। और दूसरी इनकी खूबी होती है कि ये अत्यंत मंद होते हैं, यानी वीक एसिड होते हैं। हम इसकी चर्चा थोड़ी सी और आगे विस्तार से करेंगे। आइए अब हम कुछ अम्लों की बात करेंगे जो हमारे खाने पीने वाले पदार्थों में पाए जाते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों में। आप इमली को भली भांति जाते हैं। इमली शब्द से आप परिचित हैं, इमली का पेड़ भी देखे हैं, इमली की खटाई भी आप देखे हैं, बहुत लोग आप में से उसका इस्तेमाल भी किए होंगे। तो ये इमली के अंदर भी अम्ल पाया जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि जो खाने पीने की या वनस्पति या जीव जंतु में खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं वह सब एक ही अम्ल नहीं होते हैं, वह अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। तो इमली में पाए जाने वाले अम्ल को हम लोग टार्टरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये आपका सेब जो है, जिसको एप्पल कहते हैं, सेब खाते हैं, सेब तो मीठे होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत खट्टापन सेब में होता है। तो ये आपको मैलिक अम्ल के कारण होता है। आप नींबू, संतरा या कुछ और खट्टे फल जो है उस तरह के रसदार नींबू ग्रुप के ही फल, ये जो खट्टे होते हैं इनमें खटापन आपको साइट्रिक एसिड के कारण होता है। ये यूरिक अम्ल जो होता है आपको, ये मानव मूत्र यानी कि यूरिन में पाया जाता है, इसी कारण इसका नाम यूरिक एसिड भी पड़ा। अब हम बात करेंगे लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू जैसे कीटों में पाए जाने वाले अम्ल की। चींटी को, लाल चींटी को हम लोग लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। तो लाल चींटी को जब पानी में घुलाया जाता है तो उसमें अम्लीय पदार्थ प्राप्त हुआ, इसलिए उस फॉर्मिका के नाम पर इस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल रख दिया गया। अब हम बात करेंगे जब दूध आपका खट्टा हो जाता है, और जब दूध से दही बनता है तो दही तो खट्टा होता ही है। तो दूध से दही जो बनता है वह एक अम्ल के कारण बनता है, और उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है, दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या दूध जब खट्टा हो जाता है तो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अब हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर भी खट्टा होता है, लेकिन टमाटर खट्टा होता है वह ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। बात करेंगे हम प्याज की। प्याज वैसे आपको खाने में खट्टा नहीं लगता है, लेकिन प्याज के अंदर भी एक अम्ल पाया जाता है, आप इसे जान ले। केवल अम्ल ही नहीं पाया जाता है, और भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। उस अम्ल का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। आप सिरका का नाम सुने होंगे, अचार वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। हम कार्बनिक और उसके यौगिक जो आप चैप्टर मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें सिरका की डिटेल चर्चा आपको मिल जाएगी। सिरका की बात वहां पर हम किए हैं। तो सिरका जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के बारे में आप कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के जो लेक्चर हैं, वीडियो हैं, उसको आप देखें। तो अब हम चर्चा किए कार्बनिक अम्ल की। अब हम बात करेंगे अम्लों के दूसरे प्रकार की। पहला प्रकार आपको कार्बनिक अम्ल बता दिए। अब हम बात करेंगे खनिज अम्ल की।
तो खनिज अम्लों को हम लोग अकार्बनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। वे अम्ल जिनका स्रोत अजैविक होता है और जिन्हें मुख्यतः खनिजों से प्राप्त किया जाता है, उनको हम खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे आपका यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल है। ये आपको खनिज अम्ल के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी बहुत से खनिज अम्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम अम्लों के गुण पर विचार करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले भौतिक गुण की। तो अम्ल का पहला भौतिक गुण होता है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। जैसा कि प्रारंभिक परिभाषा में ही था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुण है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका तीसरा गुण है, कुछ अम्ल आपको कीटाणुनाशक और एंटीसेप्टिक का कार्य भी करते हैं। कीड़ों को मारने में भी अम्ल काम आते हैं। कुछ अम्ल संक्षारक का गुण रखते हैं, यानी कि धातुओं के परत को ये खराब भी करते हैं, कुछ चीजों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। अम्ल जो होते हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण की। अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आइए कुछ रिएक्शन के माध्यम से, अभिक्रिया के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये आपका ये लवण होता है और ये आपका हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलता है। तो इस तरह से अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। कोई भी अम्ल हो, जब वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो वह निश्चित रूप से हाइड्रोजन मुक्त करेगा। ये देखिए दूसरा उदाहरण लोहा है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ये आपका लवण का निर्माण करता है, यहाँ भी हाइड्रोजन मुक्त होता है। एक और उदाहरण देखिए, ये जिंक है, हाइड्रोजन सल्फेट यानी गंधकाम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट, यह जिंक सल्फेट आपका एक लवण होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये आपका मैग्नीज है और ये नाइट्रिक अम्ल है। मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये देखिए जितनी भी अभिक्रिया हम लिखे हैं आपको, सब में जो है आपको हाइड्रोजन मुक्त होता है। लेकिन ये आपका नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल में कुछ विशेष गुण पाया जाता है। ये मैग्नीज को छोड़कर बाकी धातुओं के साथ और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त न करके जल का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल धातुओं के कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं और धातु का लवण बनता है। यानी कि धातु के कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम है बाइकार्बोनेट, उसके साथ अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और धातु का लवण बनाते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ये देखिए, ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, इससे अभिक्रिया किया, ये अम्ल है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम क्लोराइड बना, ये तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि नमक है, लवण है। ये H2O बना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुआ। और उदाहरण से समझिए, ये देखिए, ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कार्बोनेट के पहले जब H आ जाता है तो वो बाइकार्बोनेट कहलाने लगता है।
ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ये बना सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका मुक्त हुआ। अब हम अम्लों के और गुणों की बात करेंगे और रासायनिक गुण में और जो गुण बच गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। आइए रासायनिक अभिक्रिया देखिए। ये देखिए CuO, ये कॉपर का ऑक्साइड है, इसे ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, ये लवण का निर्माण किया, कॉपर का क्लोराइड बनाया और ये आपका जल बन गया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि अम्लों का निर्माण कैसे होता है। तो अम्लों के निर्माण की एक संश्लेषित विधि होती है। इस विधि में अम्ल तत्वों के सीधे संयोग से बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये आपका हुआ हाइड्रोजन और ये हुआ क्लोरीन। इलेक्ट्रिक स्पार्क से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, ये आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरी विधि है अधातुओं के ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से हम लोग अम्लों का निर्माण करते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड चूंकि अम्लीय होते हैं तो ये जल में घुलकर अम्लों का निर्माण करते हैं। आइए बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको जल में घुलाते हैं तो ये आपका कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है, H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल है। अब हम बात करते हैं अम्ल बनाने की एक और विधि पर। तो कुछ अम्ल लवण पर अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। इसको उदाहरण से समझिए। ये देखिए HCl, ये एक अम्ल है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो ये आपका हो गया लवण NaCl और H2SO4 की अभिक्रिया से एक नया अम्ल प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे भस्म की। तो जैसे अम्ल के लिए हमने आर्हेनियस के परिभाषा को लिया, वैसे आर्हेनियस के अनुसार ही भस्म क्या होता है उस परिभाषा को हम लोग यहाँ पर महत्व देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भस्म वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल आपको हाइड्रोनियम आयन कर दीजिएगा तो अम्ल की परिभाषा हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन कर दीजिएगा तो आपको भस्म की परिभाषा हो जाएगा। इसको हम लोग OH माइनस भी लिखते हैं। ये माइनस आपको आवेश को दर्शाता है। अब एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे आगे। कुछ भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं और कुछ जल में घुलनशील होते हैं। जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं उनको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए ये आपका देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जल में घुलनशील भस्म है, इसलिए इनको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। और ये AlOH2, COH2, FeOH2 ये जल में अघुलनशील भस्म है, इसलिए इनको हम क्षार नहीं कह सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। उन्हीं भस्मों को क्षार कहा जाता है जो जल में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम भस्मों का वर्गीकरण देखेंगे। तब भस्मों का वर्गीकरण दो भागों में हम करते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं, और जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उनको हम लोग दुर्बल भस्म के नाम से जानते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं प्रबल भस्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रबल भस्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
परवल भस्म है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड परवल भस्म है। इस तरह से बहुत से परवल भस्म होते हैं। दुर्बल भस्म की भी बात कर लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल भस्म होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भस्मों का निर्माण कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ बेसेस देखेंगे तो धातु और ऑक्सीजन के संयोग से भस्म का निर्माण होता है। जब धातु हवा या ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड निर्मित होते हैं। ये देखिए, ये आपका सोडियम हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ, इनके अभिक्रिया से सोडियम का ऑक्साइड बना। ये आपको ये जो है एक भस्म है। एक और उदाहरण ले लीजिए, ये आपका पोटासियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये पोटासियम ऑक्साइड का निर्माण किया। पोटासियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका एक भस्म होता है। एक और उदाहरण ले लीजिए, ये आपका कैल्शियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये आपका एक भस्म होता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो धातुओं का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि ये आपको धातुओं के हाइड्रोक्साइड धातु और ऑक्सीजन के संयोग से जो होता है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। और इन धातुओं के ऑक्साइड को जब जल में घोल देंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसको हम लोग भस्म कहते हैं। ये देखिए, ये हमको सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिला। ये तीनों आपका भस्म होते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे कि भस्म कैसे बनाया जाता है तो आपका उत्तर होगा कि धातु के ऑक्साइड को जल में घोलने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग धातु का भस्म कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी विधि पर विचार करते हैं। कुछ सक्रिय धातुओं पर जल या जलवाष्प की अभिक्रिया से, ये देखिए सक्रिय धातु जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, जब ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए, सोडियम है, ये पोटासियम है, जल से अभिक्रिया किए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये दोनों अभिक्रिया में हाइड्रोजन मुक्त हुआ। इस तरह से ये देखिए, ये आपका दोनों जो है वह भस्म होता है। मैग्नीशियम धातु जल वाष्प से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और जलवाष्प उत्सर्जित होता है। यहाँ भी देखिए, ये मैग्नीशियम है, ये पानी है, ये जलवाष्प से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। जब लाल तप्त लोहे पर अत्यधिक गर्म जलवाष्प डाला जाता है तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसकी अभिक्रिया देखिए, ये हुआ आपका Fe, ये हुआ पानी, ये हुआ फेरसोफेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होता है। कुछ धातुओं के कार्बोनेट को हम लोग जब गर्म कर देते हैं तो भस्मों का निर्माण हो जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्रमशः कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। आइए अभिक्रिया देखिए, ये आपका हो गया CaCO3, गर्म किए CaO, CO2 मुक्त हुआ। ये जिंक कार्बोनेट है ZnO और ये H2 मुक्त हुआ। इस तरह से आपको भस्मों की प्राप्ति हुई। एक और विधि है, किसी लवण विलयन पर क्षार के संयोग से भी भस्म की प्राप्ति होती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में मैग्नीशियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और सोडियम सल्फेट विलयन अवशेष के, ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
MgOH2, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिला और ये सोडियम सल्फेट मिला। ये नीचे की ओर तीर का मतलब होता है कि ये यौगिक अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भस्मों के गुण की। तो चर्चा सबसे पहले भौतिक गुणों का। भस्म का स्वाद कड़वा होता है, ये छूने पर चिकना लगते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, अम्लों के भांति ये भी संक्षारक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये 4 और 5 जो गुण देख रहे हैं, ये अम्ल का भी गुण होता है और भस्म का भी। यहाँ देखिए, लाल लिटमस पत्र को ये नीला करते हैं, अम्ल नीला को लाल करते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। थोड़ा बहुत अंतर कीजिएगा, शब्द बदल दीजिएगा तो अम्ल और क्षार में आप अंतर चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। भस्मों जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी भस्म जलीय घोल जब उनका बनाया जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये देखिए, NaOH हुआ, पानी में इनको घुलाया गया, Na+ और OH-, यही हाइड्रोक्साइड आयन की प्राप्ति होती है। भस्मों का रासायनिक गुण है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ये देखिए, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म हुआ, ये हुआ अम्ल, ये हो गया लवण NaCl और ये हो गया जल। कोई भी भस्म अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो वह लवण और जल का निश्चित रूप से निर्माण करेगा। भस्म जैसे अमोनियम लवण से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस को मुक्त करते हैं। ये देखिए, ये भी आपका भस्म है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये अमोनिया है और ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भस्म है। अभिक्रिया किया, ये देखिए, ये अमोनिया गैस मुक्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। भस्म लवण के साथ अभिक्रिया करके कुछ नए लवणों का निर्माण कर देते हैं। ये देखिए, ये लवण है, Al2SO43, ये लवण है, ये आपका भस्म है। ये अभिक्रिया किया, फिर एक नया लवण का निर्माण, ये भी एक लवण है, निर्माण कर दिया। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण भस्मों के उपयोग की। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पर। इसका अणुसूत्र ये देख लीजिए एक बार, NaOH। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? साबुन बनाने में होता है, पेपर यानी कागज बनाने में होता है, दवा बनाने में होता है और पेट्रोलियम के शोधन में होता है। इसके बाद एक और भस्म की बात करेंगे, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, हाइड्रोक्साइड जो शब्द लगता है ये OH के लिए लगता है। यहाँ भी देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया है NH4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, उर्वरक बनाने में करते हैं, रेयन बनाने में, रेयन एक तरह का धागा है, प्लास्टिक बनाने में करते हैं, डाई इत्यादि के उत्पादन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये आपको संयोजकता के कारण यहाँ 2 हुआ है, नहीं तो बात वही है, OH ही है। इसका उपयोग कहाँ होता है बाबू? सीमेंट के उत्पादन में होता है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में होता है, विरंजक चूर्ण के रूप में होता है और दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है। एक बात आपको बता दूं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग चूना के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अम्ल भस्म सूचक की, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अम्ल क्षारक सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में भिन्न भिन्न रंग जो है प्रदर्शित करते हैं। तो हम एक उदाहरण, अलग अलग उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है
लिटमस। यह बैगनी रंग का होता है और यह एक प्राकृतिक रंजक है, यानी कि नेचुरल डाई है, और एक पौधे से प्राप्त होता है। उस पौधा का समूह है थैलोफाइटा और उस पौधे का नाम है लीचेन। उसी पौधा के एक्सट्रैक्ट प्राप्त करके लिटमस जो है प्राप्त किया जाता है और लिटमस विलियन तैयार किया जाता है, एक घोल तैयार किया जाता है। समान स्थिति में जब यह न अम्लीय न क्षारकीय होता है तो यह बैगनी रंग का होता है। नीला एवं लाल लिटमस विलियन दो विभिन्न प्रकार के लीचेन से तैयार किए जाते हैं और हम इसी लीचेन से जो है नीला और लाल लिटमस विलियन तैयार करते हैं और उसे अम्ल क्षार की परीक्षा करते हैं। ये देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, यही आपका है लिटमस सॉल्यूशन। ये आपका लिटमस सॉल्यूशन है। ये आपको क्षारीय माध्यम में जब इसको डाला जाता है तो रंग कुछ ऐसा होता है और जब अम्लीय माध्यम में इसको डाला जाता है तो इसका रंग कुछ ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अब और लिटमस पत्र की बात करेंगे। लिटमस पत्र नीला और लाल दो रंग का एक तरह का ये कागज होता है, कागज का टुकड़ा फिल्टर पेपर की तरह होता है और इसको हम लोग अम्लीय और क्षारीय विलयन में डुबाकर, ये देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये आपका लिटमस पेपर हो गया। ये नीला लिटमस है और ये लाल लिटमस है। जब इसको हम विलयन में डुबाते हैं तो ये अलग अलग रंग प्राप्त होता है, जैसा कि हमने आपको अम्ल के गुण में लिखा कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब एक और सूचक की बात करते हैं, इसका नाम है, ये देखिए, मेथिल ऑरेंज। यह किसी अत्यल्प मात्रा में ठोस मेथिल ऑरेंज को थोड़ा सा गर्म जल में घुलाकर इसको छान लिया जाता है और इसका उपयोग हम लोग सूचक के रूप में करते हैं। इसका नाम है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन को लाल में बदल देता है और क्षारीय विलयन को पीला में बदल देता है। मैं आपको ये देखिए चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये आपको जो है लाल में बदल दिया और ये आपको पीला में बदल दिया। ये ध्यान दीजिए, यहां से अम्लीय विलयन को ये इस रंग में बदल देता है और अगर विलयन क्षारीय है तो ये इस रंग में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं और एक और सूचक की बात करते हैं, चौथे सूचक की। इस सूचक का नाम है फेनोल्फथालीन। यह एक रंगहीन यौगिक होता है और इसका एल्कोहलीय विलयन अम्ल क्षार सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सूचक अम्लीय विलयन को रंगहीन बना देता है और क्षारीय विलयन को गुलाबी रंग में बदल देता है। ये देखिए चित्र के माध्यम से, ये आपको जैसे यहां से उठाइए, क्षारीय विलयन को ये इस रंग में बदल देता है और कहिएगा कि अम्लीय का होगा, अम्लीय विलयन को इस ऐसा बना देता है यानी रंगहीन बना देता है। ये देखिए, अगर विलयन अम्लीय है तो उसको रंगहीन बना देगा, विलयन अगर क्षारीय है तो इसको गुलाबी बना देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ घरेलू सूचक की। आप कहिएगा कि हमको फिनोल्फथालीन कहाँ मिलेगा, मेथिल ऑरेंज कहाँ मिलेगा, फिर हम अम्ल क्षार को टेस्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे पदार्थों को बता रहा हूं जो आपको अगल बगल में मिल जाएगा। आप पत्ता गोभी देखे हैं ना, पत्ता गोभी एक
हरा पत्ता वाला होता है और एक लाल पत्ता वाला पत्ता गोभी होता है। तो लाल पत्ता वाला गोभी है, वो भी नहीं मिले तो हल्दी तो हर घर में मिल जाता है बाबू। इसके अलावा हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है, जीरानियम है, इत्यादि की तरह कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी होती हैं कि इसको किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति के सूचक हो सकते हैं। इनका उपयोग हम लोग सूचक के रूप में कर सकते हैं। आइए ये देखिए, यही फूल है, पेटूनिया इसको कहते हैं। ये फूल आप अक्सर देखने को आपको मिल भी जाते हैं। यही हाइड्रेजिया का फूल है और ये आपको जीरानियम का फूल है। ये चित्र में आप इत्मीनान से इसको देख सकते हैं। अब हल्दी के रस की बात करते हैं। हल्दी तो आपको बताना नहीं है कि हल्दी पीला रंग का होता है। यह अम्लीय और उदासीन विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करता है, पीला का पीला रहता है, लेकिन क्षारकीय विलयन को गहरे भूरे रंग में बदल देता है। ये देखिए, ये ओरिजिनल हल्दी हुआ। और जब इसमें कोई क्षारीय पदार्थ मिला देंगे, कहिएगा कि क्षारीय पदार्थ हम कहाँ से लाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लाइएगा। घर में अगर खाने वाला सोडा मिल जाए, नहीं मिले तो कहीं थोड़ा सा आपको चूना मिल जाए, उसको हल्दी में मिला दीजिए, देखिए उसका पीला से कुछ रंग इस तरह का हो जाता है। अब लाल पत्ता गोभी के रस की बात करते हैं। यह पर्पल रंग का होता है, यानी कि इसका रंग लाल और नीला का मिश्रण होता है और यह अम्लीय विलयन को लाल रंग में बदल देता है और क्षारीय विलयन को यह हरा रंग में बदल देता है। इन घरेलू सूचकों का इस्तेमाल करके आप अम्ल क्षार का परीक्षण चाहे तो आसानी से, ये देखिए यही आपके लाल पत्ता गोभी जो है उसका रस है। ये आपको हमने हरा रंग दिखाया है। अब आप इस लिटरेचर में आइए, इसका रंग लाल और नीला का मिश्रण होता है। ये इसका ओरिजिनल रंग हो गया और ये आपको अम्लीय विलयन को लाल में, अम्लीय विलयन को ऐसे रंग में बदल देगा और क्षारीय विलयन को इस रंग में ये आपको बदल देगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम घरेलू सूचकों में उन सूचकों की बात करेंगे जो गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल क्षार के बारे में जानकारी देते हैं। इसके पहले हम आपको बताए हैं कि हमारे घरेलू सूचक में वो पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा बतलाते हैं कि दिया गया माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है या कैसा है। अब हम बात करेंगे वैसे सूचकों की जो गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करते हैं। उदाहरण के लिए आपको प्याज का रस, 3 गंधकीय सूचक की बात करेंगे। प्याज का रस, प्याज का गंध काफी तीखा होता है। यह अम्लीय माध्यम में तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन प्याज को अगर हम किसी क्षारीय पदार्थ के साथ मिला दें तो इस प्याज का गंध जो है वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से प्याज आप पहचानते हैं, इसलिए हम इसका कोई चित्र नहीं दिखाए हैं। वैनिला का गंध जो होता है, ये देखिए, यही आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये वैनिला एक तरह का पौधा है जिसमें ये फूल आपको होता है। तो इसमें गंध होता है। अगर हम इसमें कोई क्षार मिला दें तो इसका गंध जो होता है समाप्त हो जाता है। लौंग आप जानते हैं, लौंग के तेल का भी गंध जो होता है वो क्षारीय माध्यम में समाप्त हो जाता है। इस तरह से इनके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। अगर अम्लीय है तो उसके गंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्षारीय माध्यम होगा तो इनका गंध जो है वो समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।
किसी अम्ल की शक्ति उसके H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। किसी विलयन में H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन 1909 ईस्वी में एक स्केल दिए, जिसको पीएच स्केल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके लिए पीएच प्रतीक का उपयोग किया जाता है। पी की उत्पत्ति जो होती है, व्युत्पत्ति, वो पोटेंज से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति, और एच जो है हाइड्रोजन का प्रतीक है। इस प्रकार पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो पीएच बराबर होता है -log H+ का सांद्रण। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट, ये H+ के, ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट, ये आपको H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को बता रहा है, और ये माइनस ऋणात्मक लघुगणक को बतला रहा है। अब आइए हम आपको पीएच को समझाने के लिए एक स्केल दिखा रहे हैं। कोई भी विलयन जब उदासीन होता है तो उसका पीएच जो होता है वह 7 मान लिया जाता है। अगर 7 से कम है किसी विलयन का पीएच तो उसको हम मानते हैं कि यह विलयन अम्लीय है। अगर उस विलयन का सांद्रण ये पीएच 7 से अधिक है तो उसको मान लेते हैं कि ये क्षारीय है। इस स्केल को 0 से शुरू करके 7 तक और फिर 7 से आगे 14 तक, यानी 7 इधर और 7 इधर, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सार्वत्रिक सूचक की। ये आपको पीएच स्केल के निर्धारण में काफी मदद करता है। आइए देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज होता है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है, और यह सूचक रंग परिवर्तन द्वारा घोलों के पीएच का मान बताता है। अम्लीय घोलों में पीएच जो होता है 0 से 3 तक में इसका रंग लाल होता है। अम्लीयता घटने पर यह अपना रंग बदलने लगता है और क्रमशः नारंगी, पीला होते हुए उदासीन विलयन के लिए जब पीएच 7 हो जाता है तो यह हरा रंग का हो जाता है। क्षारीयता बढ़ने पर इसका रंग आसमानी नीला होते हुए अंततः बैगनी हो जाता है। उस समय इसका पीएच 14 हो जाता है। छना पत्र को सार्वत्रिक सूचक में भिंगाकर सुखाने से पीएच पेपर तैयार होता है। ये एक बार आप चित्र को गौर से देखिए। ये देख रहे हैं, यही सार्वत्रिक सूचक का जो है ये घोल है, और ये देखिए अलग अलग कलर जो है वह आपको दिखाया गया है कि अलग अलग पीएच के लिए ये अलग अलग कलर की प्राप्ति हम लोग को होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पदार्थों का पीएच का मान हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये देखिए, जठरस जो होता है हमारे जो पाचन तंत्र में पाया जाता है, जठरस, पीएच पत्र का रंग इसमें लाल दिखाई पड़ता है। इसका पीएच का मान लगभग 1 होता है, और आप जानते हैं कि जब इसका पीएच मान 1 हो गया यानी 7 से कम हो गया तो ये निश्चित रूप से अम्लीय होगा। नींबू का रस जो होता है उसमें पीएच पत्र का रंग लाल होता है। इसका पीएच मान 2.3 होता है, ये भी अम्लीय होता है। सिरका में पीएच पत्र का रंग नारंगी होता है, इसके पीएच का मान 3 होता है, ये अम्लीय होता है। टमाटर के रस में यह पीएच पत्र का रंग नारंगी होता है, इसका पीएच वैल्यू 4 होता है, यह भी अम्लीय होगा। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें अगर पीएच पत्र को हम डालें तो उसका रंग हल्का हरा होगा।
5.6 से कम होता है उसका पीएच स्केल वैल्यू, और ये अम्लीय होता है। दूध की अगर हम लोग बात करें तो दूध का जो होता है पीएच पत्र का रंग दूध में हरा रंग का होता है, 6.5 होता है, यानी कि दूध जो होता है थोड़ा अम्लीय होता है, ज्यादा अम्लीय नहीं होता है। अब बात करते हैं हम मनुष्य के ब्लड यानी रक्त की। ये इसमें पीएच पत्र का रंग गहरा हरा होता है। इसका वैल्यू जो है पीएच स्केल वैल्यू 7.4 होता है। मानव का रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। नल का जल जो होता है इसमें भी पीएच पत्र का रंग गहरा हरा होगा। इसका पीएच स्केल वैल्यू जो होता है 8 होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। और अगर हम शुद्ध जल ले लें तो इसका पीएच पत्र का रंग हरा होगा, इसके पीएच का मान 7 होगा, ये उदासीन होगा। अब हम विचार करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिए, प्राणियों के लिए पीएच का दायरा जो है उसकी जानकारी और उसका नियंत्रण में रहना बहुत महत्व रखता है। प्राणी पीएच के एक छोटे दायरे में ही जीवित रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर की अभिक्रियाएं 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच होती है तो हमारे खून का पीएच 7.4 होता है। अगर हमारे रक्त का पीएच चेंज कर जाए, बदल जाए, तो हमें कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ जाएगा। ये अम्लीय वर्षा जो होती है इसमें अगर प्रदूषक जो है जैसे SO2 है, NO2 है, ये सब मिल जाए तो ये जो होते हैं पीएच स्केल अगर इनका बदल जाए वर्षा जल का तो भी मिट्टी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीएच का परिवर्तन होने के कारण जलीय जीव जो है वह मर भी सकते हैं। ये देखिए, अगर पीएच बदल जाए तो बहुत से जीव जलीय जीव मर जाएंगे। ये देखिए मछलियां कैसे मर गई हैं जल में, क्योंकि उनका पीएच अगर कम हो जाए तो मछलियां मरना शुरू कर देती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी पॉइंट पर मिट्टी का पीएच। तो विभिन्न प्रकार के पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी का पीएच जो है वह घटता है, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो मिट्टी में हम लोग चूना डालकर उसकी अम्लीयता को दूर करते हैं, यानी कि मिट्टी अगर अम्लीय हो जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति घटने लगती है। तो पीएच का ज्ञान मिट्टी के उर्वरता का अध्ययन करने के लिए भी जरूरी है। अगर पीएच स्केल हमारे दांतों का भी चेंज हो जाए, 5.5 के नीचे चला जाए, तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। भोजन के बाद मुंह में उपस्थित जीवाणु अवशिष्ट पदार्थों का किण्वन करते हैं, खास करके मीठे पदार्थों का, और ये अम्ल का निर्माण करते हैं, और यही अम्ल जो होता है हमारे दांत को खराब करता है। इसलिए खाना खाने के बाद मुंह अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, और अगर आप खाना खाने के बाद मुंह अच्छी तरह से धोते हैं तो आप दंत क्षय से बच सकते हैं। अब बात करते हैं हम लवण की। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। लवण 2 आयनों से मिलकर बने होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन भस्म से प्राप्त होता है, इसलिए उसको भस्मीय मूलक कहते हैं। ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है, इस कारण से उसे अम्लीय मूलक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड में Na+ भस्मीय मूलक है और Cl- अम्लीय मूलक है। अब हम लवण के प्रकार पर विचार करेंगे। लवण 2 प्रकार के होते हैं। अम्लीय लवण, इनका निर्माण प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है। दूसरा है भस्मीय लवण,
इनका निर्माण दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म के उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है। कुछ उपयोगी लवणों की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड, इसको आप बोलचाल की भाषा में साधारण नमक, कमल साल्ट कहते हैं। कमल साल्ट हर घर में पाया जाता है। जो हम खाने के लिए भोजन में जिस नमक का प्रयोग करते हैं वो हमारा सोडियम क्लोराइड ही होता है। आइए देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। प्रयोगशाला में इसका निर्माण कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण अभिक्रिया से किया जाता है। वैसे व्यावहारिक रूप से, व्यापारिक रूप से इसका निर्माण समुद्र के जल से किया जाता है, क्योंकि समुद्र के जल में नमक पर्याप्त मात्रा में होता है। ये देखिए NaOH प्लस ACl, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये NaCl, यही आपका नमक हो गया, और ये आपका जल हो गया, यानी कि पानी हो गया। अब इसका उपयोग क्या है? आइए, अचार के परिरक्षण में, हम जो घरों में अचार बनाते हैं उसको बचाने के लिए, खराब न हो इसलिए उसमें नमक डालते हैं। साबुन के कल्पन में भी इसका उपयोग होता है। क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे उपयोगी यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम एक और लवण की बात करेंगे। उस लवण का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए इसका सूत्र NaHCO3, इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको जो घरों में यूज किया जाता है, खाने पीने वाले पदार्थों में डाला जाता है, जिसको खाने वाला सोडा भी हम लोग कहते हैं, यह सोडा होता है। आइए देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका NaCl हो गया, इसको पानी में घुला दिया गया, ये आपका CO2 हो गया, यही आपका जो है अमोनिया गैस हो गया। अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसको नौसागर के नाम से हम लोग जानते हैं। ड्राई सेल में इसका उपयोग किया जाता है, इसके अन्य बहुत से उपयोग हैं, और यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब हम इसके उपयोग की बात करेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में। ये जो आपको स्लाइस ब्रेड वगैरह में, ब्रेड बनाने में, स्लाइस ब्रेड बनाने में जो उपयोग होता है, कुछ बिस्कुट में उपयोग होता है, इसको बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। इनो लवण, जो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इनो लवण बाजार में बिकता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। घरों में भी लोग इनो लवण बना सकते हैं। होम साइंस का हमारा वीडियो आप चाहें तो 12 क्लास का देखिएगा, उसमें मैं कुछ आपको होम रेमेडी बतलाऊंगा। वहां आपको ऐसे घरेलू पदार्थों की सहायता से घर में ही रहने वाले चीजों का कैसे आप अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, वहां हम इसकी जानकारी देंगे। अब अग्निशामक यंत्रों में, यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं एक दूसरे लवण की, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र नजर दौड़ाइए स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए इसका अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट का हम लोग निर्माण करते हैं। ये देखिए NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है।
CO2 गैस के रूप में निकल जाता है और ये आपका जल बचता है। इसका उपयोग क्या क्या है, इस पर विचार करें तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, कागज, कांच और साबुन के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, जल का खारापन दूर करने में इसका उपयोग करते हैं, बोरेक्स के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सी तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर होता है। ये देखिए आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है CaOH2, इस पर आपने क्लोरीन गैस प्रवाहित किया, ये आपको विरंजक चूर्ण की जो है प्राप्ति होती है, साथ में जल बनता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। दूसरा उपयोग इसका कागज और कपड़े के विरंजन में, यानी कि उसके रंग को उड़ाने में, इसीलिए इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, ब्लीच करने में किया जाता है। क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि SO4 को ब्रैकेट में देकर उसके बाहर 2 लिख दिया जाता है और H2O लिखा जाता है, ऐसा भी आपको सूत्र देखने को मिलेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है रासायनिक दृष्टिकोण से। जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। यही आपका जिप्सम है CaSO4 2H2O। इसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, खिलौना बनाने में भी किया जाता है, और ये टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में या उनको बैठाने में जो बैंडेज किया जाता है और बैंडेज के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस देकर जो है उसको प्लास्टर किया जाता है, यानी कि उसको चिकना और कठोर बनाया जाता है, उसमें इसका उपयोग होता है, यानी कि शल्य क्रिया में इसका उपयोग होता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब आप इसके आगे अगला पाठ धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई शिकायत हो तो आप हमें सूचित करें, और कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल के जरिए हमें सूचित करें। फिर हम आपके लिए मिलेंगे 2021 की परीक्षा की तैयारी के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और मॉडल सेट के साथ। तब तक आप पूरे केमिस्ट्री के वीडियो का अध्ययन कीजिए, तैयारी कीजिए। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद।